हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं 1981 का एरोटिक थ्रिलर मूवी बॉडी हिट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी बहुत ही एक्साइटिंग और कंफ्यूजिंग है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्टोरी को। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के लीड कैरेक्टर नेड रसिन के बारे में। नेड एक वकील है और ये अपने काम में उतना अव्वल नहीं है। इसके बातों से और लड़कियों के साथ संबंध देख के ऐसा लग रहा है इसकी पैंट भी थोड़ी ढीली है। कोर्ट रूम में भी जज इसको अपने काम को ठीक तरीके से करने के लिए आग्रह करते हैं। नेड फ्लोरिडा स्टेट का रहने वाला है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी है। हम यहाँ पे नेड का दोस्त पीटर लॉवेंस्टाइन को भी देख सकते हैं। एक रात नेड बार में मैटी वॉकर को देखता है। नेड मैटी को अप्रोच करता है और पता लगता है वो पहले से ही शादीशुदा है। दोनों के बीच में एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन दिख रहा था और मैटी भी नेड से खुल के फ्लर्ट कर रही है। नेड और मैटी फिर से दूसरे जगह में मिलते हैं। मैटी बहुत ही सेड्यूसिंग बातें करती है और इनडायरेक्टली नेड को अपने घर में आने के लिए इनविटेशन दे रही है। मैटी इस बार में अपने हस्बैंड से भी आया करती है तो किसी को शक ना हो इसलिए नेड से झगड़े का नाटक करती है और थप्पड़ मार के निकल जाती है। लेकिन असल में वो चाहती थी नेड उसका पीछा करे और होता भी ऐसा ही है। नेड मैटी के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। मैटी उसको घर दिखा के बाय बोल देती है और जाने के लिए कहती है। नेड बाहर वेट करता है और दोनों खुद को रोक नहीं पाते और अल्टीमेटली दोनों के बीच एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाता है। इन लोगों का रिलेशनशिप बढ़ता ही जा रहा है। एक वीकेंड मैटी का पति आने वाला है जिसके वजह से ये लोग कुछ दिनों के लिए नहीं मिल पाएंगे तो नेड थोड़ा तड़पा हुआ है। मैटी का पति एडमंड एक अमीर आदमी है और ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहता है। मैटी ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसने सिर्फ पैसे के लिए ही एडमंड से शादी किया हो और वो उसको एक कमजोर बूढ़ा आदमी कहती है। नेड एक बार मैटी को मैरी एन मैटी के स्कूल के सहेली से कंफ्यूज करता है और अनजाने में ही सेक्स के लिए पूछता है। मैरी भी यहाँ पे उसको उसी के लवाज में बहुत ही कामुकता से जवाब देती है। मैटी मैरी को लिफाफे में कुछ देती है जो नोटिस के योग्य है क्योंकि बाद में एक कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। मैटी और नेड का रिश्ता और भी गहरा होते हुए जा रहा है और मैटी ये इच्छा जताती है वो एडमंड को डिवोर्स देना चाहती है। लेकिन उसने शादी से पहले एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था जिससे अगर दोनों के बीच डिवोर्स हो जाती है तो मैटी को कुछ चंद पैसे ही मिलेंगे और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैटी का मनसाय धीरे धीरे क्लियर होते हुए जा रहा है और वो एडमंड को मारना चाहती है। नेड भी इससे सहमति जनाता है क्योंकि अगर एडमंड रास्ते से हट गया तो उसको भी पैसे और प्यार दोनों मिलेंगे। एक बार नेड, एडमंड और मैटी साथ में खाना खा रहे होते हैं। एडमंड अपने बिजनेस के बारे में बता रहा है और एक दो जगह के बारे में बताता है जो वो ओन करता है। एडमंड ये भी कहता है वो अपने बीवी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है और अगर कोई उसके साथ किसी भी तरीके का रिश्ता रखने की कोशिश करे तो एडमंड उसको रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरे तरफ मैटी और नेड का अलग ही प्लान चल रहा था और एडमंड को मारने की फाइनल डिसीजन ले चुके थे। एडमंड के मरने के बाद जितना भी संपत्ति उसके पास था उसका आधा हिस्सा मैटी को मिलेगा और आधा एडमंड के भांजी हेदर को। अगर आधा हिस्सा भी मिल जाए वो बहुत होगा और उन लोगों को आलीशान जिंदगी जीने के लिए काफी होगा। मैटी नेड से कहती है तुम एक वकील हो और चाहे तो हम लोग एडमंड के वसीयतनामा को चेंज करके सारा प्रॉपर्टी सिर्फ अपने नाम भी करवा सकते हैं। नेड मना करता है और कहता है हमें जितना मिल रहा है उसी में खुश होना चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है और हम ऐसे पोजीशन में नहीं है जहाँ पे कोई गलती करे। हमारे छोटी सी गलती भी पूरे प्लान के ऊपर पानी फेर सकता है। नेड अपने एक पुराने क्लाइंट टेडी से मिलता है जो उसको एक्सप्लोसिव सप्लाई करता है। टेडी कहता है तुम जो कुछ भी करने का सोच रहे हो उसको त्याग दो क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है और फंसने की चांस भी काफी है। नेड टेडी के बातों को बेवास्ता करता है और अपने प्लान में कायम है। असल में नेड का प्लान एडमंड को मार के उसके पुराने होटल में ले जाना होता है जहाँ पे वो ऐसा सीन क्रिएट करेगा। एक्सप्लोसिव एडमंड का है और एडमंड ही ब्लास्ट करना चाह रहा था फ्रॉड इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए लेकिन ब्लास्ट प्रोसेस में मारा गया। अगर ऐसा सीन बनता तो एडमंड रास्ते से हट जाता, नेड के ऊपर कोई शक भी नहीं करता और प्रॉपर्टी के हिस्से भी मैटी को मिल जाते और सब सही हो जाता। तो होप मैं यहाँ पे नेड के इंटेंशन को क्लियरली रख पाया।
मर्डर के नाइट नेड मियामी के एक होटल में चेक इन करता है। इसे दिखाने वो मर्डर के नाइट कहीं और ही था। नेड वापस एडमंड और मैटी के घर में आता है। आवाज की वजह से एडमंड जग जाता है और दोनों के बीच थोड़ा फाइट भी हो जाती है। आखिरकार नेड और मैटी मिलके एडमंड को मार ही देते हैं और वही पुराने होटल जहां उसने पहले ही बॉम्ब छुपा के रखा था वहां पे ले जाते हैं। नेड का जैसा प्लान था वो लोग लगभग वैसे ही सीन क्रिएट करने में कामयाब होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। मैटी और नेड अभी कुछ समय के लिए बात ना करने का सोच रहे हैं और जब सब कुछ सही हो जाएगा तब फिर से साथ होंगे। अब यहाँ से आपको ट्विस्ट ही ट्विस्ट मिलने वाले हैं और बड़ा ही मजा आने वाला है, तो अंतिम तक बने रहिए। सबसे पहला ट्विस्ट, नेड को एडमंड का वकील माइल्स कांटेक्ट करता है कुछ जरूरी बातें करने के लिए। हुआ ये था कि एडमंड का जो वसीयतनामा था उसके मरने से कुछ समय पहले ही चेंज किया गया था और पता चलता है उसको नेड ने ही चेंज किया था एडमंड के लिए। लेकिन असल में नेड ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैटी को नेड के कामों के बारे में पता था कि कैसे वो अपने काम में इतना ज्यादा अव्वल नहीं है, इसलिए उसने वसीयतनामा को ऐसे चेंज किया जो एडमंड के मरते टाइम तक वैलिड ही ना रहे। अब इसका मतलब क्या होता है, जब कोई मरता है और उसके पास वैलिड वसीयतनामा नहीं होती तो सारा संपत्ति उसके बीवी को मिलता है, यानी अब सब कुछ मैटी का होगा और एडमंड के भांजी को कुछ भी नहीं मिलेगा। विल के चेंज का विटनेस में मैटी ने मैरियन को रखा था, मैटी के वही सहेली जिससे एक बार नेड का मुलाकात हुआ था। मैटी नेड को कहती है उसने ही ये सब किया है और नेड का फेक सिग्नेचर भी उसी ने ही किया है और अब सब कुछ उसका हो गया है तो सब सही है। नेड थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि अचानक से ऐसे विल चेंज होने से वो शक के घेरे में भी आ सकता है। नेड और मैटी वकील के ऑफिस के बाहर मिलते हैं और एक दूसरे प्रति के चाहत को जिक्र करते हैं। नेड के साथी लाउएंस्टाइन और पुलिस डिटेक्टिव ऑस्कर ग्रे शक करते हैं शायद नेड भी एडमंड के मृत्यु में शामिल है। नेड अभी मैटी के साथ और भी मिलजुल रहा है तो उसके दोस्त जितना हो सके उससे दूरी रहने के लिए कहते हैं। नेड पहले भी एक बार ऐसे ही झूठे वसीयतनामा के केस में फंस चुका था। मैटी यहाँ पे कहती है अगर उसको पहले से ही इसके बारे में पता होता तो वो ये सब नहीं करती। लाउएंस्टाइन और ऑस्कर कहते हैं अब शक की घड़ी नेड के ऊपर भी मंडरा रहा है और मर्डर के नाइट वो कहाँ पे था ये भी पूछा जा रहा है। लाउएंस्टाइन कहता है एडमंड का चश्मा जो वो हमेशा पहना करता था वो भी होटल में नहीं है जहां उसकी बॉडी मिली थी। अगर एडमंड खुद के कारण मरा था तो ग्लास उधर ही होने चाहिए थे, मतलब अब गेस ये है एडमंड को कहीं और मारा गया था और वहां लाके वो सब फेक सीन को क्रिएट किया गया था। नेड इस सबसे तनाव में आ जाता है और मैटी से ग्लासेस के बारे में पूछता है। मैटी कहती है उसको मालूम नहीं ग्लासेस कहाँ पे है और कहती है शायद बेटी उसके हाउसकीपर ने चुराए होंगे इसलिए उसने बेटी को काम से निकाल दिया है। मैटी फिर से कामुकता से उसको मना लेती है और कहती है वो उसको हमेशा प्यार करती है और अब पैसे भी जल्दी मिलने वाले हैं तो सब सही हो जाएगा। लाउएंस्टाइन से पता चलता है पुलिस मैरी एन को भी ढूंढ नहीं पा रही है जो विल चेंज का गवाह बताया गया था और ऊपर से मर्डर के रात को किसी ने नेड के होटल में लगातार फोन किया था पर कॉल रिसीव नहीं हुआ था। होता भी कैसे, वो तो एडमंड को मार के बॉडी ठिकाने लगाने में लगा हुआ था। अब सारे सबूत नेड के तरफ ही इशारा कर रहे थे तो नेड का तनाव और भी बढ़ता ही जा रहा था। अब नेड भी मैटी के असली इरादों को लेकर क्वेश्चन करने लग गया है। नेड वही लॉयर से मिलता है जिसने उसको एक बार गलत तरीके से बनाए हुए वसीयतनामा के लिए मुकदमा चलाया था। मैंने इसके बारे में भी आपको पहले से ही बताया हुआ है कि कैसे नेड अपने काम को ढंग से नहीं करता। उससे पता लगता है उसने ही मैटी को नेड के इस कमजोरी के बारे में बताया था और मैटी ने भी उसी तरीके से विल को चेंज किया जैसे नेड ने पहले गलती की थी, क्योंकि मैटी को पता था विल में उस तरीके का गलती से सारा प्रॉपर्टी उसका ही होगा। आई होप यहाँ पे आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं और कहानी को समझ भी रहे हैं। यानी मैटी ने नेड से झूठ कहा, उसको पहले से ही ये सब पता नहीं था। अब धीरे धीरे नेड को और हमें भी क्लियर होते हुए जा रहा है मैटी नेड से झूठ बोल रही है और कुछ तो गलत इरादे हैं इसके। अब हम लगभग कहानी के अंतिम प्लॉट तक पहुंच चुके हैं और लास्ट में और भी ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। टेडी जो जेल में है जिसने नेड को बॉम्ब दिया था वो नेड को मिलने के लिए बुलाता है। टेडी के द्वारा पता लगता है किसी एक महिला ने नेड के नाम को इस्तेमाल करके एक एक्सप्लोसिव लिया है और कैसे एक्सप्लोर किया जाता है डोर को इस्तेमाल करके वो भी सीखा है।
इसलिए टेडी नेड से पूछ रहा था, शायद उसको इसके बारे में कुछ पता हो। लेकिन नेड इस दूसरे एक्सप्लोसिव के बारे में बिल्कुल ही अनजान था। मैटी नेड को कॉल करती है और कहती है उसको एडमंड का चश्मा मिल गया है। मैटी के अनुसार हाउसकीपर जिसने उसको ब्लैकमेल किया था उसने बोट हाउस में चश्मे को छोड़ दिया है और मैटी ब्लैकमेलर को पे कर चुकी है। तो अब उस सबूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत थी तो बस एक काम की, बोट हाउस में जाकर उस चश्मे को लाने की। मैटी नेड से आग्रह करती है वो जाए और चश्मे को लाए। मैटी ये भी कहती है वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो चुके हैं और अब खुशी के दिन दूर नहीं। नेड बोट हाउस में चले जाता है और खिड़की से एक लंबा इलेक्ट्रिक वायर को देखता है। वो गेस करता है शायद ये वही एक्सप्लोसिव है जो टेडी ने मैटी को प्रोवाइड किया था। यहाँ पे ऑस्कर भी नेड का पीछा करते हुए पहुंच गया है देखने के लिए क्या क्या हो रहा है। नेड वापस आने लगता है और मैटी भी वहीं पहुंची हुई है। ऑस्कर दोनों को बात करते हुए देखता है। नेड ने अभी मैटी के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया था तो उसको खुद ही जाके चश्मा लाने के लिए कहता है। मैटी चश्मा लेने के लिए बोट हाउस की तरफ जाती है और एकदम से एक्सप्लोसिव फट जाता है और सब कुछ जलने लगता है। इस इंसिडेंट को दोनों नेड और ऑस्कर अपने आंखों से देखते हैं। पुलिस को बोट हाउस के अंदर एक जली हुई लाश मिलती है और डेंटल रिकॉर्ड से पता लगता है वो मैटी का ही है। नेड इस सब के लिए जेल में है और अब मैं यहाँ पे जो राज खोलने वाला हूँ वो काफी सही है और आपका भी एक बार तो जरूर दिमाग खराब होगा, तो जरा ध्यान से सुनना। एक्चुअली में जो मैटी को नेड जानता था वो मैटी थी ही नहीं, वो थी मैरी एन, वही लड़की जो एक बार नेड कंफ्यूज कर गया था स्टार्टिंग में। उसने 3 सालों से झूठे नाम का इस्तेमाल किया और एडमंड के साथ शादीशुदा रही। उसने अपने आइडेंटिटी को हमेशा से ही छुपा के रखा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जब रियल मैटी यानी जिसको हम लोग मैरी एन समझ रहे थे उसको पता चला उसके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया। इसलिए स्टार्टिंग से हमारे वाले मैटी उसको पैसा दे रही थी। मैंने आपको लिफाफा को याद में रखने के लिए कहा था, उस टाइम शायद वो वही ब्लैकमेल का पैसा दे रही थी। हमारे वाले मैटी ने कभी नेड से प्यार किया ही नहीं, उसने तो जस्ट उसको यूज किया था अपने गोल को अचीव करने के लिए। उसका क्राइम इतना परफेक्ट था तो अब कोई उसको पकड़ भी नहीं पाएगा। उसने सब नाटक रच के नेड को बोट हाउस में बुलाया जहाँ पे वो पहले ही रियल मैटी को मार के रख चुकी थी। जैसे ही वो चश्मा ढूंढने के लिए गई बम ब्लास्ट हो गया और वो छुप गई थी। अगर नेड चश्मा लेने गया होता तो नेड और रियल मैटी का मरा हुआ बॉडी मिलता और दोनों उसके रास्ते से हटते और केस भी क्लोज हो जाता और हमारे वाले मैटी आराम से बाहर ऐश करती। नेड ये सब ऑस्कर को बता रहा है और उसको ये सब बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। जेल में नेड मैटी के हाई स्कूल का ईयरबुक मंगवाता है और दोनों मैरी एन और मैटी का फोटो देखता है और जो उसका शक था वो सही निकलता है। हमारे वाले मैटी थी ही नहीं, वो थी मैरी एन और उसने पैसे के लिए ही एडमंड से शादी किया। उतने सालों तक गलत नाम का इस्तेमाल किया और नेड को भी बलि का बकरा बनाया। हमारे वाले मैटी के फोटो के नीचे मैरी एन लिखा हुआ है और उसका एम्बिशंस था एकदम अमीर होना और एक एक्सोटिक लैंड में अपना जीवन बिताना। नेड इधर जेल में सड़ रहा है और मैरी एन कहीं एक बीच में ड्रिंक करके रिलैक्स कर रही है और एक ब्राजीलियन पोर्चुगीज आदमी के साथ बातें कर रही है और मूवी खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन तो आपने सुन ही लिया, तो मूवी भी एक बार जरूर देख लेना, बहुत ही सही है और मैं गारंटी देता हूँ आपको मूवी पसंद आएगा ही आएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे मूवीज आपको पसंद है और चाहते हो मैं और भी ऐसे ही मूवीज लाऊं तो वो जरूर कमेंट करना। यहाँ तक देख ही चुके हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।